नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान सरहद पर चल रहे जंगी माहौल का असर उत्तर प्रदेश की सियासी हवाओं में भी गूंज रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराणा प्रताप जयंती पर एक समारोह में कहा कि पाकिस्तान की सेना ने खुद को पूरी तरह बेनकाब कर लिया है। जिस देश की सेना आतंकियों के जनाजे में शामिल हो वो दुनिया के सामने क्या मुंह दिखाएगा। उन्होंने पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों के जनाजे में जो पाकिस्तान की सेना के लोगों के शामिल होने की खबरें हैं उस पर यह टिप्पणी की। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमें अपने देश की बहादुर सेना पर गर्व है, हम सब देश के साथ हैं। संकट का समय समझदारी और भी मांग करता है, संकट का समय समझदारी की मांग करता है। सभी देशवासियों से अपील है कि किसी भी अपुष्ट समाचार और सूचना पर ना तो यकीन करें ना ही आगे प्रचारित और प्रसारित करें। एक लंबा पोस्ट उन्होंने लिखा जिसका क्रक्स जो है वो यही था कि रात भर जो जिस तरह से भारत पाकिस्तान की सरहद पर हमें जो गोलाबारी देखने को मिली उसके बारे में अखिलेश ने लिखा है। लेकिन जंग के बीच में सियासत भी अपनी चाल चल रही है और उसका एक मुजाहरा हमें आज देखने को मिला अखिलेश यादव के एक और सम्मेलन में। दरअसल अब तक यूपी के तथाकथित ठाकुर राज पर लगातार उंगली उठाते हुए जो अखिलेश यादव ठाकुर विरोधी नजर आ रहे थे वो 9 मई को यानी आज ठाकुरों को साधते नजर आए। महाराणा प्रताप जयंती पर एक अलग समारोह में अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के ठाकुर नेताओं का जमावड़ा लगाया और बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो गोमती रिवर फ्रंट पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाई जाएगी और उनके हाथ में सोने की चमकती हुई तलवार होगी। आप समझिए कि वो किस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार बने। जी, सपा की सरकार, माफी चाहता हूं। तो और गोमती रिवर फ्रंट पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगेगी। कल तक ब्राह्मणों को लुभाने के लिए अखिलेश यादव पीडीए के पी में पंडित जी को ढूंढ रहे थे। अब यह बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए का जो सफल परीक्षण अखिलेश यादव ने किया वो सीधे सीधे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीतिक बुनियाद पर खड़ा हुआ था। तो मूल सवाल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये अखिलेश यादव की हर किसी को अपने पाले में लाने की एक भ्रमित राजनीति है या वो बीजेपी को भ्रमित करने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। इस पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से हमारे संपादक ब्यूरो चीफ कुमार अभिषेक। कुमार, आपको क्या लगता है, ये अखिलेश यादव खुद भ्रमित हैं या बीजेपी को भ्रमित करने के लिए उनकी कोई रणनीति है? ये मैं थोड़ा इन दोनों लाइन से थोड़ी अलग राय लेता हूँ। मेरा मानना है ना तो उन्होंने खुद को भ्रमित किया है ना वो बीजेपी को भ्रमित कर पा रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने जो पहले स्टैंड लिया, खास करके अगर आप देखें तो आगरा में अपने नेता के मुद्दे पे, तो वो जो स्टैंड था उसमें वो कहीं आगे निकल गए, कुछ जिसे कहते हैं ना थोड़ा आउट ऑफ बोर्ड चला जाना। तो वो एक तरीके से मुझे लगता है रामजी लाल सुमन के मुद्दे पर वो चाहते तो हैं कि उस मुद्दे पे जो पीडीए है या फिर उनका जो वो जिस दलित वोट की ओर इतने कोशिश कर रहे हैं वो आए, लेकिन वो ये कतई नहीं चाहते कि वो एक एंटी ठाकुर नेता के तौर पर उनकी छवि बन जाए, वो एक ब्रांड हो जाए कि वो एक ठाकुर विरोधी, राजपूत विरोधी एक नेता है। वो ये कतई नहीं चाहते। हाँ, ये जरूर चाहते हैं कि जो दलितों का वोट है वो उनके पास जो बड़ी तादाद में इस वक्त किसी डिसीजन की स्थिति में नहीं है कि किधर जाए, वो उनको साथ लाएं और ऐसी स्थिति में ऐसी जगहों पर खास करके जहां दलितों की तादाद ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि उन्हें एक मौका मिला। जो हमारी जानकारी है वो ये था कि समाजवादी पार्टी के नेता उनसे एक बड़े कार्यक्रम की उम्मीद कर रहे थे राणा सांगा को लेकर के, क्योंकि राणा सांगा को लेकर उनके पार्टी ने शुरू में जो बयान दिया था वो उन्होंने ये साफ कहा था कि ये महापुरुषों को लेकर के या महापुरुषों के या राणा सांगा की को लेकर के कोई भी ऐसी अभद्र बातें, अभद्र टिप्पणी करने का उनका कोई इरादा नहीं था, ना ही वो पार्टी में किए गए किसी बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन वहां की जो पॉलिटिक्स है वो उनकी पार्टी को उसने कहीं ना कहीं रामजी लाल सुमन का साथ देने के लिए एक तरीके से मजबूर कर रखा था, क्योंकि पीडीए जो है वो उनकी अपनी लाइन है।
तो हमारी जानकारी थी कि राणा सांगा को लेकर के अगर कोई पार्टी का कार्यक्रम होता है या कहीं मूर्ति लगाई जाती है तो वहां पर अखिलेश यादव जाएंगे। लेकिन महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्होंने ये शो किया कि वो लाइन उनकी चाहे जो हो, उनके पार्टी ने जो कहा हो, लेकिन ठाकुरों के मुद्दे पर उन्हें कम से कम आप अलग थलग मत करिए। हालांकि ये बात सही है कि अगर आप देखें नहीं रहे तो जो कई ऐसे ठाकुर नेता थे जिन्होंने हाल में उनको एक तरीके से छोड़ा है, बिल्कुल डिजर्ट किया है, उनकी पार्टी के बहुत लंबे समय से जुड़े हुए नेता, तो ये भी उनको दर्द रहा है। पार्टी के भीतर भी एक सोच ऐसी है कि जिन ऐसे लोग जो, चूंकि योगी आदित्यनाथ इस वक्त मुख्यमंत्री हैं और बहुत सारे ऐसे चेहरे, बहुत सारे ऐसे ठाकुर नेता खुद से उनको एसोसिएट करते हैं, ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को बिल्कुल उनसे इतर लाइन लेनी चाहिए। लेकिन आज का जो कार्यक्रम हम लोगों ने देखा और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम रिवर फ्रंट पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाएंगे, उनके हाथ में सोने का तलवार देंगे, और यही नहीं, उन्होंने कहा कि हम 2 दिन का छुट्टी भी उस दौरान देंगे। तो एक तरीके से जो ठाकुरों को, जो राजपूत हैं, उन्हें एक लुभाने की भी बात है, और ये भी कि उनके ऊपर जो एंटी ठाकुर ठप्पा लगाया जा रहा है दरअसल वो नहीं है। तो उन्होंने खुद को अपने पहले वाले स्टैंड से अलग रख करके एक समावेशी नेता के तौर पर उन्होंने रखने की कोशिश की है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो एक बिरादरी के खिलाफ अगर बहुत ज्यादा चीजें हो जाएं खास करके, तो फिर वो चीजें चलेंगी नहीं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि पीडीए उनके सेंटर में है। अब पीडीए को कोई ब्राह्मण पंडित से भी जोड़ ले तो अलग बात है, कल को इसी पीडीए से अगर कोई ठाकुर या राजपूत या कोई उसके पर्यायवाची से जोड़ ले तो ये अलग बात है। लेकिन उनका फोकस डिफोकस नहीं है। अगर उन्हें ठाकुर और दलित में से किसी एक को अगर चुनने की बारी आएगी, हालांकि वो स्थिति लाएंगे नहीं, तब वो दलित को जरूर चुनेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका पीडीए उनके लिए ज्यादा अहम है। बट इस वक्त जो दिखाई देती है वो बात कि उनको, उनके ऊपर कोई ऐसी उंगली ना उठे कि वो एंटी ठाकुर, एंटी राजपूत उनकी छवि हो गई है या वो उस तरीके के नेता हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरीके से अपने पहले की सियासत की है, और एक बात और कह दूं कि समाजवादी पार्टी का अगर इतिहास और समाजवादी पार्टी का अगर आप उभार देखेंगे तो उसमें ठाकुरों की बड़ी भूमिका रही है। वो मुलायम सिंह यादव के समय से, जब से समाजवादी पार्टी ने सत्ता संभाला है, आप हमेशा देखेंगे साए की तरह कोई ना कोई बड़ा ठाकुर और ब्राह्मण नेता हमेशा मुलायम सिंह यादव के साथ साथ करीब करीब दिखाई दिया। ये ठीक है कि अखिलेश यादव के समय में थोड़ी सी उस चीजों में कमी आई है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने इनको डिजर्ट किया, इनको छोड़ा। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव के इर्द गिर्द आपको थोड़े कम लोग दिखाई देंगे, लेकिन आज भी अगर उनके क्लोज, जिसे कहते हैं ना किचन कैबिनेट, अगर उनके बहुत सारे क्लोज लोगों को देखेंगे तो बहुत सारे चेहरे नजर आ जाएंगे। तो मैं ये महसूस करता हूं कि ये अखिलेश यादव की एक सोची समझी अपनी एक रणनीति है कि उनके खिलाफ कुछ ऐसी चीजें ना हो जाए कि उन्हें एक तरीके का एंटी किसी बिरादरी के तौर पर उन्हें ब्रांड किया जाए। नीरज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज वहां मंच पर भी अरविंद सिंह गोप या उदयवीर सिंह, जूही सिंह, आईपी सिंह ये सब नेता मौजूद थे। मैं पिछले दिनों कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, उनसे बात कर रहा था। तो जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि भाई अगर योगी आदित्यनाथ 80-20 की बात करते हैं और अखिलेश यादव 90-10 की बात करते हैं तो इसका मतलब अखिलेश यादव भी बांटने की राजनीति कर रहे हैं। तो उनका जवाब था कि योगी आदित्यनाथ जब 80-20 की बात करते हैं तो वो 80 से प्यार और 20 से नफरत की बात कर रहे होते हैं। हम जब 90-10 की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक बंटवारे की बात कर रहे होते हैं। हम उस 10% से नफरत नहीं करते हैं, उसका भी सम्मान करते हैं। माने वो यही बात वो कह रहे थे कि भले ही हम उस अपने पीडीए को अलग रखते हैं, लेकिन बाकी 10% से भी हमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई गुरेज है। नहीं, बिल्कुल जो उन्होंने बात कही, मुझे लगता है कि ये बात सटीक बात है। अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स देखेंगे तो उसमें किसी बिरादरी, जाति, धर्म से कभी नफरत जैसी कोई चीज दिखाई नहीं देती। लेकिन चूंकि अब इसे आप इस वक्त का माहौल कह लें, या मुख्यमंत्री चूंकि एक खास बिरादरी से हैं और उस बिरादरी के लोगों को लगता है कि अगर मुख्यमंत्री पर किसी भी तरीके का कोई हमला है, या राजनीतिक हमला या सियासी तौर पर उनके खिलाफ अगर बातें की जाती हैं और उसे जोड़ दिया जाता है एक बिरादरी से, तब ये बातें गंभीर हो जाती हैं।
यानी कि अगर अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो अगर सियासी चेहरों की जंग को अगर सियासी जंग तक सीमित रहने दें तो शायद ये नौबत ना आए। लेकिन आप देखिए कि अखिलेश यादव ने अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलाबरेट करूं तो अखिलेश यादव ने जब छोड़ा अपने नेता विपक्ष का पद सदन के भीतर, तो उन्होंने खुद छोड़ा क्योंकि वो संसद चले गए, बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर गए। लेकिन जब उन्होंने वहां पर किसी को बनाया तो उन्होंने माता प्रसाद पांडे को बनाया। भाई अखिलेश यादव जब तक थे तब तक जो बीजेपी का अपना वो नैरेटिव समाजवादी पार्टी को लेकर के था, जिसका आजकल काउंटर दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी एक बिरादरी विशेष की पार्टी है और अगर उसके मुखिया उसी बिरादरी से आ रहे हैं तो फिर उन पर अटैक करना ज्यादा आसान था। उसी तरीके से बीजेपी के उन्होंने माता प्रसाद पांडे को इसलिए रखा कि बीजेपी के लिए ब्राह्मण पर और खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, जो कि क्योंकि अगर आप पूरे गोरखपुर का इतिहास देख लें वहां के सियासत का, तो ये दिखाई देता है कि कभी जिसे कहते हैं हाथा नहीं भाता, जो बात आजकल वो कह रहे हैं, या हरिशंकर तिवारी के परिवार से जो प्रतिद्वंदिता है, तो उन्हें लग सामने रखते हैं तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के लिए इन पर टारगेट करना मुश्किल हो। अगर इसी तरीके से देखा जाए तो आज के समय में अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव निश्चित तौर पर, जो बात आपने पहले कही भाटी को लेकर के, मैं उसी को मैं जोड़ता हूं कि ये बात तो उनकी बात में दम है कि भाई आप 10% से नफरत की बात नहीं कहते, ठीक है, लेकिन आपके बयान भी ऐसे हैं जो कि उनको एलिनेट करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव ने अगर शुरुआत के अगर उनके बयान आप देख लें, जब उन्होंने राणा सांगा को लेकर के बातें कही थी और जब उनकी पार्टी खुल करके सामने आ गए थे, और अब तो लड़ाई सोशल मीडिया की होती है, वहां पर जिस तरीके से चीजें लिखी जा रही थी, तो एक तरीके से ये मान सकते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत पाई की भी कोशिश है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो अखिलेश यादव अपने चूंकि वो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, चूंकि वो सीधा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डायरेक्ट इस वक्त कन्फ्रंट करते हैं, तो वो एक खास बिरादरी से जिसको कि नफरत हो या फिर वो उसकी बातें नहीं करता, तो बहुत अच्छा मौका मिला था अखिलेश यादव को, उन्होंने इसको पूरा भुनाया है। ये अलग बात है कि वो कितना मैसेज उस कम्युनिटी में गया है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एक नाराजगी उनके युवाओं में है, एक नाराजगी इस बात को लेकर के है कि अखिलेश यादव को इन बातों को रोकना चाहिए था, या कम से कम अपने उस नेता से माफी मंगवाना चाहिए था, कम से कम उनको खेद जताना चाहिए था। ये सब अखिलेश यादव ने नहीं कराया, जबकि वो चाहते तो करा सकते थे। जो मेरी बात हुई कुछ उनके कुछ जो बड़े ठाकुर नेता है जिनसे बात हो रही थी, कि कहना था कि ये मामला तब खत्म हो जाता अगर अखिलेश यादव ने कहा होता कि ठीक है, अगर आप इस मुद्दे पर आप खेद व्यक्त कर ले। लेकिन वहां भी तो एक लड़ाई है, खेद व्यक्त कर देने के बाद फिर स्वाभिमान से जुड़ता है वो मामला, फिर वो ऐसे जुड़ता है कि भाई फिर उनके स्वाभिमान को कम कराया गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अखिलेश यादव चाह करके भी नहीं करा सकते थे, या इनफैक्ट जो हो रहा था वो उनके भले के लिए हो रहा था। तो मुझे लगता है नीरज की अभी की स्थिति जो है वो बिल्कुल साफ है। अब अखिलेश यादव कम से कम उससे निकलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि ज्यादा दिनों तक उन्हें उस तरीके से ब्रैकेट में न रखा जाए, उस तरीके से अभियान न किया जाए। मैं इसे एक और, जिसे कहते हैं कि एक और एंगल से देखते हुए आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि ये इत्तेफाक है, ये क्योंकि पिछले एक हफ्ते की घटनाएं हैं दोनों, जब उन्होंने ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात की अपने हफ्ते 10 दिन के अंदर ही, या फिर अपने ठाकुर नेताओं के साथ सम्मेलन किया। उससे पहले केंद्र सरकार ने जाति जनगणना करवाने की घोषणा कर दी थी। जाति जनगणना वो सबसे बड़ा प्लैंक था 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो हम इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में जीत की बात करते हैं, वो उसी प्लैंक पर खड़ी हुई जीत थी कि जाति जनगणना के खिलाफ है बीजेपी, संविधान बदल देगी बीजेपी, दलितों के अधिकार छीन लेगी बीजेपी, आरक्षण काट लेगी बीजेपी। अब ये सारे नैरेटिव को जब केंद्र सरकार एक जाति जनगणना का एक तीर लेकर आई, तो यहाँ शायद एक पूरी पॉलिटिकल क्लास में ये एक मैसेज गया कि भैया ये तो हमें भी एक अब इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। वो जो एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रही थी कि हमारा ये वोट है और
एक हिस्सा वोट का हमें नहीं चाहिए, दूसरा पूरा का पूरा चाहिए। लेकिन अब शायद इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करने की एक जरूरत महसूस होने लगी, न सिर्फ अखिलेश यादव को बल्कि बीजेपी को भी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरीके से जातीय जनगणना अब होने जा रहा है और जिस तरीके से जो पुराने जातीय समीकरण सियासी तौर पर रहे हैं, अगर जनगणना के बाद के जो नतीजे आएंगे उसके बाद से बहुत कुछ बदल सकता है। जातियों के तौर पर बहुत कुछ बदल सकता है। ये सामने आ जाएगा कि कौन सी जातियां ज्यादा हैं, कौन सी जातियां ज्यादा एम्पावर्ड हैं। तो और जातियों में भी खास करके सबसे ज्यादा नजर ओबीसी की जातियों की संख्या और दलितों में जो महादलित और जो दलित हैं उनकी कैटेगरी पर रहने वाली है। और ये उससे भी आगे बढ़ता हुआ कोटा विद इन कोटा की तरफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार चाहे तो रोहिणी कमीशन लेकर के आए या फिर कोटे के भीतर कोटा करे। और अब कांग्रेस ने तो कई राज्यों में शुरू भी कर दिया है, बिहार जैसे राज्य में पहले से है। तो ये चीजें अगर देश के लेवल पर लागू हो जाएंगी या उत्तर प्रदेश में जहां अभी तक नहीं हुआ है वहां पर किस तरीके का जो राजनीतिक विमर्श है वो बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस चीज को इससे जोड़ा जरूर जा सकता है। मैं ये कह सकता हूं कि इस पर वो रिसर्च तो मेरे पास नहीं है कि क्या ये वजह है, लेकिन मेरा मानना है कि जातीय जनगणना का जो कार्ड इनके पास था वो इनके पास से छिन चुका है। मैं छिन चुका है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे तो जातीय जनगणना को लेकर के अब आप मंच पर खड़े होकर इसे मुद्दा तो नहीं बना सकते कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों इस जातीय जनगणना की बात कर रहे थे। इनफैक्ट जातीय जनगणना के बेस पर ही उनका पूरा का पूरा पीडीएफ टिका हुआ था। अब जबकि जातीय जनगणना का कार्ड इनसे एक तरीके से छिन गया है, या यूं कहें कि अपनी बातें जातीय जनगणना के या एकाधिकार नहीं रह गया है। हाँ बिल्कुल, अब एकाधिकार नहीं रह गया। और बीजेपी वाले आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि किस तरीके से उनको अगर मुद्दे दिए जाते हैं तो उनका जो काडर है या उनके साथ जुड़ा हुआ जो आरएसएस संघ का काडर है वो किस तरीके से भुनाता है। ये सब चीजें बहुत हम लोग देखते रहे हैं। तो अब निश्चित तौर पर जातीय जनगणना का कार्ड अगर खत्म होता है तो फिर आप जाति की पॉलिटिक्स को कितना डीप लेकर के जाएंगे, ये तो सवालों के घेरे में आएगा। या फिर इस पर जरूर सीरियस तरीके से चर्चा होगी कि सिर्फ जाति के कार्ड पर हम कितना आगे बढ़ पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जातियों का कार्ड तब तक धराशायी हो जाए और इलेक्शन आए तो आपके पास न समावेशी राजनीति का वक्त बचे और ना ही जातीय कार्ड का वक्त बचे। तो ऐसी स्थिति में आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही, हालांकि मेरा ध्यान अभी तक नहीं गया था, लेकिन ये बात अब मुझे ठीक लग रही है, सटीक लग रही है कि जातीय जनगणना के कार्ड के बाद निश्चित तौर पर सभी पार्टियां और खास करके अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ज्यादा समावेशी दिख रही है। और मैं तो कई सोशल मीडिया हैंडल्स इन दिनों देख रहा हूं जो एकदम से एक्सट्रीम लाइन लिया करते थे और इस पिछले कुछ दिनों से अगर देखें तो उनकी लाइन भी बहुत माइल्ड होती जा रही है। तो हो सकता है नीरज की आने वाले समय में जिस तरीके का एक जातीय तनाव कराने की जो कोशिश सियासी दलों के द्वारा दिखाई देती थी, या फिर इनफैक्ट बीजेपी के द्वारा भी अगर कह ले तो हिंदू मुस्लिम, और बीजेपी भी अब पसमानदा कर रही है और कह रही है कि हमको पसमानदा का जब मुसलमानों की जातियों की भी गिनती होगी तो ये कहीं ज्यादा समावेशी विमर्श के तौर पर, चर्चा के तौर पर उभरेगा। और मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियां सचमुच इसकी तैयारियां अभी से कर रही होंगी और हो सकता है कि इस कार्ड के जरिए आने वाले वक्त में हमें कम से कम जो एक सेक्टेरियन टाइप की पॉलिटिक्स दिखाई दे रही थी शायद उसमें कुछ कमी आ जाए। नीरज बिल्कुल। एक थोड़ा सा अपनी चर्चा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ लेके चलूंगा कुमार अभिषेक, जहां पिछले दिनों आरएलडी के एक नेता वसीम राजा ने अखिलेश यादव की पार्टी ज्वाइन की। अखिलेश यादव की पार्टी आजकल काफ़ी नेता दूसरी पार्टियों के ज्वाइन कर रहे हैं। वो पूरी ये जो खास तौर पर भारत पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इन खबरों के बीच में शायद वो खबरें दब जा रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हम लगातार कह रहे हैं कि एक पॉलिटिक्स, अपनी पॉलिटिक्स तो चल ही रही है। वहां पर हमने एक इमरान मसूद जो कि कांग्रेस के सांसद हैं और आशू मलिक जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके बीच में सहारनपुर में एक जबरदस्त तनातनी देखी। मतलब वो ऐसी जुबानी जंग है जो कि विरोधी पार्टियों में होती है, जबकि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं उनकी दोनों पार्टियां। आपको लगता है कि ये जब इस तरह से वोट का एक वोट को लेकर, एक सीट को लेकर जब बात होगी तो हम ज्यादातर इसको समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी के नजरिए से देखते हैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स को, लेकिन समाजवादी पार्टी वर्सेस कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के अंदर भी एक तरह की इनसिक्योरिटी आएगी और फिर वहां कॉन्फ्लिक्ट कोई नजर आएगा। अगर सहारनपुर से अगर मैं इस बात को उठाऊं, या फिर वो एक कोने की बात है, उन दो नेताओं की बात है बस? नहीं, उन दोनों, आपने ठीक कहा। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट तो है ही है। दोनों पार्टियां बेशक एक साथ लड़े, लेकिन उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा हैं कि अब जब इलेक्शंस आएंगे तब आपको वो दिखाई देगा कि किस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक एक सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है। और चाहे आशु मलिक हो या फिर इमरान मसूद, इन दोनों की राइवलरी किसी से छुपी नहीं है उस इलाके में। और सिर्फ वो एक जिले भर का मामला नहीं है, वो आसपास के कई जिलों का मामला है। लेकिन चूंकि आपने जब वसीम राजा का जिक्र छेड़ दिया, तो मैं एक और बात बता देता हूं जो कि जुड़ता भी है। जिस दिन वसीम राजा ने ज्वाइन किया था, उस दिन मूलचंद चौहान ने भी ज्वाइन किया, और वो भी उसी ठाकुर बिरादरी से आते हैं जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही ठाकुरों की सियासत है। वहां के जो ठाकुर हैं वो मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। वहां के जो जाट हैं, गुर्जर हैं, वो मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। तो उनके भीतर की जो एक जातीय आइडेंटिटी है, वो अलग अलग धर्मों में रहने के बावजूद अभी भी बनी हुई है। तो अगर वहां पर कभी भी अगर आप देखें तो मुस्लिम राजपूत की आइडेंटिटी भी आती है। यानी कि अगर, जैसे हम लोग को याद है कि राजनाथ सिंह जब नोएडा से चुनाव लड़ रहे थे, तो राजनाथ सिंह के सामने मुस्लिम जो वोटर था, वो पहले अपने को, जो पुराने, जो वहां पे कई गांव जब कन्वर्ट हुए थे ठाकुरों के गांव, तो वो अपने आप को राजनाथ सिंह के सामने उन लोगों ने कई बार अपने आप को मुस्लिम राजपूत कह के समर्थन दिया था कि हम पहले मुस्लिम राजपूत हैं। और इस तरीके की चीजें दिखाई देती हैं। रही बात जो मैंने मूलचंद चौहान की आपकी बात की, देखिए उस दिन, जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया था दोबारा, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक बात याद दिलाई कि शायद अमरोहा, हाँ, कि जब मैं अमरोहा के, शायद वो तब प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने याद दिलाया कि मेरी शुरुआत ही इनके अंडर में हुई कि जब मैं पहली बार मुलायम सिंह यादव जी ने, यानी कि नेताजी ने जब इनको भेजा किसी कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए, तो बताया कि यही वहां के जिलाध्यक्ष थे और इनके अंडर में मेरी पहली शुरुआत हुई थी अपने इसकी। और वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उस इलाके के प्रमुख समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो अगर हम जिस चीज की आज चर्चा कर रहे हैं, उसकी शुरुआत आज से करीब 4-5 दिन पहले ही मिल गई थी, जब मूलचंद चौहान ने ज्वाइन किया था कि भाई उसी इलाके में सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही ये बात दलितों और ठाकुरों वाली बात है। और वहां पर अखिलेश यादव ने उनको न सिर्फ ज्वाइन कराया, बल्कि उनकी पुरानी बातें याद भी की। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही है कि हाँ, इस वक्त अभी तो सब ऊपर से गुडी गुडी दिख रहा है कि हाँ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे की बातें कह रहे हैं, लेकिन नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। आपने जिन लोगों का नाम लिया, ये सब पहले खुद के टिकट, फिर परिवार का टिकट, और उसके बाद पार्टी सोचते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो इमरान मसूद ने अपने परिवार के लिए टिकट मांगा, अगर आप देखें तो आशु मलिक भी इसी तरीके से अपने लोगों के लिए। तो देखिए, अखिलेश यादव इन सब चीजों को जानते भी हैं, समझते भी हैं। कांग्रेस पार्टी में इस वक्त इमरान मसूद का कद थोड़ा बढ़ गया इसलिए क्योंकि बीच में बेशक वो चले गए थे अलग अलग पार्टियों में, बसपा चले गए, फिर वापस सपा आए, फिर कांग्रेस चले गए, नहीं सपा आए, बसपा आए, फिर शायद उसके बाद कांग्रेस चले गए। तो निश्चित तौर पर अब दोबारा से आए हैं और सांसद बन गए हैं, तो उनका कद बड़ा है। और उस इलाके में जब टिकटों का बंटवारा होगा तो इमरान मसूद की सुनी जाएगी। उसी तरीके से आशु मलिक उस इलाके से अखिलेश यादव के करीबी भी हैं और उनकी भी उनके अपने फीडबैक हैं। तो मुस्लिम वोटों को लेकर के जो एक सपा और कांग्रेस के बीच की आपस की प्रतिद्वंदिता है, दरअसल देखिए वो कम होने वाली नहीं है। कांग्रेस और सपा के बीच की असली लड़ाई ही मुस्लिम वोट की लड़ाई है, और दोनों अपनी जमीन किसी दूसरे को देने के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं होंगे। ये जरूर है कि एक सहमति बनेगी, कुछ आप कम करो, कुछ हम घटते हैं, इस आधार पर एक सहमति चुनाव की मजबूरी के तौर पर बनेगी। लेकिन वो इसलिए बनेगी क्योंकि बीजेपी आज सचमुच मजबूत है और इन दोनों को आपस में अगर लड़ना है तो एक ही लड़ना होगा। अब इस तरीके के नेता सिर्फ आपको, अगर आप देखें तो सहारनपुर में ही नहीं मिलेंगे। सहारनपुर के अलावा अलग अलग जगहों पर भी कांग्रेस और सपा के जो मुस्लिम नेता और चेहरे हैं वहां अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसमें बैलेंस बिठाना पार्टियों का काम है।
और अखिलेश यादव को मैं इस मामले में थोड़ा ज्यादा मैं क्रेडिट देता हूं कि वो कई बार थोड़ा ज्यादा लिबरल होकर के सोचते हैं और दे देते हैं। और ऐसा मैं अगर उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं तो आप याद कर लीजिए आरएलडी के साथ। आरएलडी ने जितना मांगा था, जितना सोचा था, उससे ज्यादा उन्होंने विधानसभा में उसको टिकट दिया था और कह के दिया था और बता के दिया था। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें कोई इतनी बड़ी स्टम्बलिंग ब्लॉक हो जाएगी कि इसके चलते गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि कांग्रेस भी वहां पर अपना ताकत दिखाएगी और समाजवादी पार्टी तो खैर अपर हैंड के साथ होगी ही, क्योंकि उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। तो हो सकता है अखिलेश यादव वहां पर थोड़ा खुद को कंसिडरेट करते हुए कुछ बातें कांग्रेस की ज्यादा मान लें। ठीक है। बिल्कुल। दोस्तों, एक बार फिर से अंडरलाइन मैं कर दूं कि 2014 के बाद केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार बनने के बाद बीजेपी की जो देश भर में सफलता की कहानी है चुनाव दर चुनाव, उसमें उत्तर प्रदेश को खास तौर पर देखा जाता है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की 2014 और 2019 में जो बम्पर जीत के साथ में फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनी, उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाथ था। उत्तर प्रदेश, इस दौरान 2 विधानसभा चुनाव हुए, वो भी दोनों उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बहुत थंपिंग मेजॉरिटी से जीते। और 2024 में बीजेपी अगर केंद्र में फुल मेजॉरिटी यानी 272 सीट का जादुई आंकड़ा नहीं छुपाई तो उसके लिए भी उत्तर प्रदेश जिम्मेदार था। इसलिए 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ एक प्रदेश का चुनाव नहीं है, बीजेपी के लिए वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। बीजेपी के लिए वो दोबारा ये बताने का चुनाव है कि हमने राम मंदिर की, जहां पर राम मंदिर है उस जमीन पर अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई है, जहां पर योगी जैसे बड़े नेता हैं, जहां से मोदी चुनाव लड़ते हैं, जो हमारा गुजरात के बाद शायद हिंदुत्व का सबसे बड़ा प्रयोगशाला है, जहां पर मथुरा है, जहां पर काशी है, जहां पर राम मंदिर है, वो जगह, वो जमीन, वो राजनीतिक जमीन अब भी हमारी है। ये साबित करने के लिए 2027 का चुनाव बीजेपी की एक अग्नि परीक्षा है। और अखिलेश यादव की अगुवाई में विपक्ष के सामने ये चुनौती है कि हम जिसे कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, ये जो एक छवि बनी हुई है, इसे तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश ही वो सबसे मुफीद जमीन है जहां इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव की अगुवाई में इसे साबित करने की जी जान से कोशिश कर रहा है। लिहाजा बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इसमें इसके अलावा बाकी पार्टियां भी हैं, मायावती भी हैं और छोटी पार्टियां जो दूसरी हैं वो भी हैं ही। लेकिन उत्तर प्रदेश में होने वाले हर राजनीतिक घटनाक्रम का जो मतलब है वो दूर तक उसका असर जाता है, वो लखनऊ से दिल्ली तक अपनी रेजोनेंस, अपनी गूंज सुनवाता है। इसीलिए इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों पर हम लगातार अपनी नजरें बनाए रखेंगे और हर रोज हर दिन इन राजनीतिक घटनाक्रमों की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश भी करते रहेंगे। 2027 का चुनाव कौन जीतेगा, आखिर में यही सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश हम अगले कुछ महीनों तक लगातार करते रहेंगे, हर दिन करते रहेंगे। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कुमार अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।